मॉर्निंग बच्चों, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक केटीजी के नाम से पहचाना जाता है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये आपका 12th फिजिक्स का हिस्सा है, 12th फिजिक्स। ठीक है, तो 12th फिजिक्स में आप टोटली इसको नए से अच्छे से पूरे डेरिवेशन के साथ स्टडी करेंगे। केटीजी का ये सारा जो मैं कवर करने वाला हूँ वो 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में आपका आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री में, हमें जो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट में जो लगने वाला केटीजी है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक बात यहाँ पे याद रखो कि हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब केमिस्ट्री में जितना रिक्वायर्ड है, फिजिक्स में थोड़ा डीप में जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में मैं ज्यादा फिजिक्स नहीं करूंगा, नॉर्मली आपको समझा दूंगा व्हाट इज केटीजी एंड व्हाट आर दिस मॉलिक्यूलर स्पीड। अब आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबको पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्पीड्स मतलब क्या? तो जो गैस हमने अब स्पेसिफिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में वर इंटरेस्टेड ओनली गैस स्टेट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भरे हैं गैस के, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल भर दिए हैं मैंने गैस के। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो नेवर एट द रेस्ट रहता है। ठीक है, तो नेवर एट द रेस्ट रहता है मतलब क्या? तो ये मॉलिक्यूल ऑलवेज अंडर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन रहेंगे। ठीक है, और इस मोशन में वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर सकता है। ठीक है, एंड दे कैन कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर आल्सो। तो ठीक है, तो उनका स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करो, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड हो रहा है, इसीलिए तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट क्यों होता है गैस मॉलिक्यूल से? तो जस्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े पॉइंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा थियरी टॉपिक है तो आपको थोड़ा सा मतलब मुझे समझ लेना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है, जैसा है वैसा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रिमेन्स कंटिन्यूअस मोशन while moving they collide with each other and with the wall of container, तो wall of container से भी collide होते हैं। this result in change in their speeds। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड थोड़ा बहुत अलग होता है बच्चों। ठीक है, आपने अगर ऐसे कंसिडर किया तो सबका स्पीड, सबके मॉलिक्यूलर स्पीड सेम होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो देयर स्पीड इज डिफरेंट एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। सपोज कि जो मॉलिक्यूल गैस के ये कंटेनर के वॉल से टकरा रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अलग होगी। जैसे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी रिडिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर आर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, स्पीड एंड एनर्जी। ठीक है, दोनों चीजें, स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। ठीक है, तो बिल्कुल सेम नहीं रहती स्पीड एंड एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सब गैस मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, दस वी ऑब्टेन ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो हम सिर्फ एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? तो सपोज इस गैस कंटेनर में मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भर दिए। कितने मॉलिक्यूल्स भर दिए? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भर दिए। तो उनके इंडिविजुअल स्पीड्स क्या होंगे? तो उसके इंडिविजुअल स्पीड होगी, फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्पीड होगा u1 और सेकेंड मॉलिक्यूल का स्पीड होगा u2। ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल का u3। ठीक है, u1, उसके बाद यहाँ पे u2। ठीक है, u3। ठीक है, उसके बाद u4, लाइक दिस। तो सो ऑन un, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उनके सबके स्पीड ये है। ठीक है, सपोज। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो u एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट? u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक है, plus so on, and then we can write plus un, that is gas molecule, जो लास्ट का गैस मॉलिक्यूल है उसका स्पीड, डिवाइडेड बाय n, that is what number of gas molecule। तो एवरेज निकालने के लिए हमने कर दिया। तो आपको एवरेज स्पीड समझ गया गैस का क्या होता है? तो एवरेज स्पीड ये होता है u एवरेज। ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे और आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड भी समझ लेना। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो सब वर्ड्स को माइंड करो। मीन मतलब एवरेज निकाला है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्पीड का, अब स्क्वायर ऑफ स्पीड का क्यों एवरेज निकाला है? सिर्फ स्पीड का नहीं, स्क्वायर क्यों किया? तो स्क्वायर इसलिए किया, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन सबको पता है। the kinetic energy of the particle is 1/2 mu square। ठीक है, तो therefore we want to know the average translational kinetic energy। तो ये अपना ड्रीम रहता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? तो यू स्क्वायर का मीन लगेगा, मतलब स्क्वायर का मीन लगेगा। तो स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे?
तो गैस पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सबका मैंने क्या कर दिया, देखो ऊपर पहले मॉलिक्यूल का स्पीड का स्क्वायर प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल का स्पीड का स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड प्लस लास्ट मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर अपॉन एन। तो इसको हम यहाँ पे मीन बोल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एवरेज स्पीड था यू स्क्वायर, ठीक है, उसका मीन निकाला। तो स्क्वायर का मीन निकाला है, इसलिए याद रखो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो ये भी एक अपने यूटिलिटी का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। आगे जाता है, अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसकी बात करते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? तो यहाँ पे सपोज गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एनक्लोज्ड है इनसाइड द कंटेनर, ठीक है, और मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ क्या है? तो यहाँ पे सपोज मैंने रखे हैं स्पीड, यहाँ पे स्पीड रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बदल देते हैं थोड़ा सा, स्पीड नीचे रखते हैं और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऊपर रखते हैं, तो ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इस एक्सिस पे, और यहाँ पे रख दिया स्पीड। अब देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो एज एज वी मूव, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, तो यहाँ पे ऐसे समझना है कि सपोज आपके पास यहाँ पे स्पीड है ना, तो यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है। तो ये चॉकलेट जो है मतलब 5 रुपए वाला है, ये चॉकलेट 10 रुपए वाला है, ये चॉकलेट 11 रुपए वाला है, लाइक दिस। तो नहीं 15 रुपए वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ चॉकलेट यहाँ पे है और कितने चॉकलेट है उस प्राइस के आपके पास, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 5 वैल्यू वाले चॉकलेट्स इतने हैं, 10 वैल्यू वाले चॉकलेट्स इतने हैं, 15 वैल्यू वाले चॉकलेट्स इतने हैं और 20 वैल्यू वाले चॉकलेट्स इतने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो स्पीड होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, तो उसको मैक्सिमम वैल्यू वाला चॉकलेट उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये मार्क करना है और इसको बोलना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मैं नहीं समझा पाया तो मैं फिर से बताता हूं कि यहाँ पे आपको समझना है कि इतना स्पीड रखने वाले, इतना स्पीड रखने वाले 20 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है कंटेनर में, ठीक है। 5 ये कंटेनर में सपोज चॉकलेट है, तो 5 रुपए वाले इतने ही चॉकलेट है, 10 रुपए वाले इतने हैं, 15 रुपए वाले इतने हैं, लेकिन 20 रुपए वाले सबसे ज्यादा है, तो 20 रुपए वाले चॉकलेट्स विल बी व्हाट, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूल्स आर हैविंग मैक्सिमम इन द कर्व, तो यहाँ पे देख लो मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ गए बात को? मैं फिर से दोहरा दूं, 2 बार दोहराऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड रखा है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको, आपके पास अगर मेरा एग्जांपल आपको समझ आया थोड़ा बहुत, तो आप बताओ कि आपके पास मैक्सिमम चॉकलेट्स किस प्राइस के हैं? तो आपके पास मैक्सिमम चॉकलेट्स 20 रुपए वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम चॉकलेट्स 20 रुपए वाले हैं। तो 20 रुपए वाले मैक्सिमम चॉकलेट्स हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आपका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएमपी से। यू मतलब वेलोसिटी, एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल, याद रहेगा, ठीक है। आगे जाते हैं, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये वेलोसिटी के कैलकुलेशन। अक्सर ये क्या है, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझ जाओ कि हमने क्या किया, रूट लिया। किसका रूट लिया? तो मीन का लिया। किसके मीन का लिया? तो स्क्वायर का लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यू आर एम एस, तो ये फिर से लिखता हूं मैं, यू आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ यू, जो आपने निकाला था एवरेज स्पीड, जो स्क्वायर वाला था उसका मीन निकाला था, उसके मीन का हमें अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो ये जो था, ये यहाँ की टर्म आपको समझ गई, ये टर्म कौन सी थी? तो ये टर्म ये थी जो हमने पहले ही डिस्कस की, वो क्या थी? तो दिस विल बी द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब उसका क्या कर रहे हैं, हम रूट ले रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पीड तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही समझ लेना, सेम है, इस बारे में कोई अभी केमिस्ट्री में तो डिस्कशन नहीं होगा। अब आरएमएस समझ गए आप? आरएमएस क्या होता है? तो आरएमएस एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर के मीन का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर के मीन का अंडर रूट, ठीक है। तो आरएमएस वेलोसिटी समझ गए। अब यहाँ पे 3 वेलोसिटी के बारे में मैंने बात की, ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो।
एक होगा व्यू एवरेज, ठीक है, तो एक होगा मोस्ट प्रोबेबल और एक होगा यू आरएमएस। इन तीनों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब बताओ, पहले तो एवरेज क्या था? एवरेज तो हमने सबके स्पीड का हमने मीन निकाला, ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। फिर मोस्ट प्रोबेबल क्या था? तो जितने मॉलिक्यूल्स ने, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड रखा है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहें। और उसी मतलब ये जो एवरेज स्पीड जो था उसके मीन का अंडर रूट अगर ले लिया तो उसको हम आरएमएस कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज याद रखो बच्चों, ये फॉर्मूलाज याद रखो। ये फॉर्मूला आरएमएस का है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल का स्पीड का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर, प्लस सो ऑन, एंड लास्ट मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर अपॉन एन, मतलब उसका मीन, स्क्वायर का मीन और उसका अंडर रूट, तो रूट मीन स्क्वायर, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फॉर्मूला रटो, आगे जाओ, ठीक है। आगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अब ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था। इन्होंने एक जबरदस्त ऐसा ग्राफ दिया जिसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कवर किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कैसे समझना है, तो फिर से ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास कितने चॉकलेट्स है और प्राइस क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ रहा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे सिंपल, अगर इस पॉइंट की बात की सपोज मैंने, तो ये स्पीड रखने वाले कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है, तो इतने मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये स्पीड रखने वाले इतने मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर व्हाट, T2। और ये स्पीड रखने वाले इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं, तो T1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये T1 का ग्राफ है, ये कर्व है T1 और ये कर्व है T2। आपको इतना सिंपल समझ लेना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन समझना काफी आसान है। T2 ज्यादा है देन T1, तो यहाँ पे T2 जब ज्यादा हुआ, मतलब ये कर्व कैसे था, जैसे कम टेम्परेचर था तो ऐसा कर्व दिखा रहा था, अब ज्यादा टेम्परेचर है तो ये कर्व क्या हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, इन कर्व्स का अगर आपने यहाँ पे ये किया, मतलब इन कर्व्स का आपने एरिया निकाला, ठीक है, तो एरिया अगर आपने ग्राफ पेपर के मदद से एरिया निकाला इस कर्व का और इस कर्व का, ठीक है, तो ये एरिया सेम होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड क्या होगा, तो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे दोनों केस में। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं मैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल बात करते हैं, T2 टेम्परेचर है जो ज्यादा है, T1 कम है, तो यहाँ पे T1 की पहले बात करते हैं। T1 का कर्व ऐसे आया, देख लो T1 का कर्व, ये T1 का कर्व है। अब T1 के कर्व में मैंने तीन वेलोसिटी, मैंने नहीं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलके तीन वेलोसिटी मार्क की है। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो मैंने बताया था वो क्या रहता है, मैक्सिमा का रहता है। ये देखो मैक्सिमा, ठीक है, तो ये जो था वो क्या था, एमपी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो ये सबका मिला के जो एवरेज निकालेंगे वो स्पीड, वो यहाँ पे आएगा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो आपको हमेशा समझना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं देन एवरेज स्पीड रखने वाले, और देन रूट मीन स्क्वायर का स्पीड रखने वाले, मतलब आरएमएस स्पीड रखने वाले। अब यही सेम यहाँ पे हो रहा है, अगर मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया तो कर्व फ्लैटन हो रहा है, देखो कर्व फ्लैटन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैविंग दैट स्पीड कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल है ये एवरेज है और ये आरएमएस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने सिंपल बताया कि अगर आपको समझना है कि क्या क्या चॉकलेट्स के इसमें, तो यहाँ पे सपोज 20 रुपए वाले मतलब मोस्ट प्रोबेबल वाले आपके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट है, इसलिए यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद 25 रुपए वाले आपके पास थोड़े कम चॉकलेट है लेकिन वो एवरेज है। और फिर उसके बाद 30 रुपए वाले चॉकलेट्स आपके पास उससे भी कम है, इसलिए वो नीचे आया, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड उसको कहेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड अगर आप नहीं समझे तो फिर से मैं एक ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या है, तो एक कर्व समझना है सिंपल, अगर फिजिक्स में होते थे तो और अच्छा एक्सप्लेन कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सवेल ने क्या किया, तो कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके स्पीड्स का मतलब एक ग्राफ निकाला, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं था कि ग्राफ कैसे निकाला, तो यहाँ पे उसने रखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज 10 मॉलिक्यूल, 15 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, लाइक दिस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे रखा स्पीड। तो ये स्पीड रखने वाले कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर मैंने T1 की बात की तो कितने मॉलिक्यूल्स है, ये स्पीड रखने वाले कितने मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने ये स्पीड रखा है, इसलिए उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। एवरेज स्पीड और फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का अगर आप समझ रहे हो तो आगे जाएंगे, ठीक है। आगे
द रिलेशनशिप अमंग वेलोसिटीज। अब यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स करने के बाद आपको ये तीन वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। अब बताओ तीनों वेलोसिटी का नाम तो बताओ, बाकी कुछ नहीं बता दो। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है और ये आरएमएस स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे अंडर रूट समझ गए, अंडर रूट सबको है, आरएमएस को अंडर रूट फॉर्मूला में था, ये कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला ये अलग है, इसमें एक दूसरे को मतलब नहीं क्या मिक्स मत करो, ठीक है। तो एमपी अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है अपना किसी भी गैस का एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 2 RT अपॉन एम करना पड़ेगा। 2 तो 2 होता है, आर मतलब अपना आइडियल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एंड एम क्या होता है, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास, उस गैस का मोलर मास, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड किसी भी गैस का किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हो, 8 RT अपॉन पाई एम। इसके डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, वो फिजिक्स में होंगे, ठीक है। RT अपॉन पाई एम, इसका अंडर रूट लेना है। 8 क्या होता है, तो 8 होता है, आर मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, पाई मतलब अपना 3.14 वाला पाई, और एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, और 3 RT अपॉन एम ये होता है आपका आरएमएस, ठीक है। तो ये होता है आपका आरएमएस। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये है एवरेज वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये तीनों का अगर आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करेंगे, ये तो रेशो है ना, तो रेशो में आर आर काट देंगे, टी टी काट देंगे, आर टी वगैरह काट देंगे, फिर सिर्फ बचेगा एम एम एम, और ऐसे मानेंगे तो एम 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 भी सेम है सपोज, और तीनों का सपोज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इज टू अंडर रूट ऑफ 8/पाई इज टू अंडर रूट ऑफ 3। देखो 2 बचा, सिर्फ 8 बचा और 3 बचा, तो सेम गैस के लिए ऐसा होगा। उसके वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे वैल्यू दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों के रेशो समझ आ गए, तो ये इसको 1 अगर कर दिया तो इसको डिवीजन बाय 1.414, और इसको भी डिवीजन बाय 1.414, तो 1:1.128 इज टू 1.224, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका एमपी है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आपका एवरेज स्पीड है, और ये आपका आरएमएस स्पीड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो ये फॉलोइंग रिलेशनशिप क्या है, तो आरएमएस सबसे ज्यादा है, देन एवरेज है, देन एमपी है। देखो आरएमएस सबसे ज्यादा 224 है, 1.224, फिर उसके बाद 1.128, और उसके बाद एमपी। तो आपको ये स्पीड फिर से टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, तो ये रिमेम्बर करो, और ये रिलेशनशिप रिमेम्बर करो, आरएमएस स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड और देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस स्पीड के बारे में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप। मतलब आरएमएस स्पीड आपका ज्यादा होगा, देन एवरेज स्पीड होगा, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से ही समझता है आपको। देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपका सबसे ज्यादा है, देखो ना यहाँ पे जीरो, बेटा यहाँ पे जीरो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड मैक्स है, मैक्स स्पीड, ठीक है। तो बताओ किसका स्पीड सबसे ज्यादा लग रहा है, T1 टेम्परेचर का कर्व आपने स्टडी किया, तो ये T1 का टेम्परेचर का कर्व है ना, तो ये कर्व स्टडी करो तो यहाँ पे बताएगा आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा है, देन एवरेज स्पीड है, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो ये अगर आप समझ रहे हो तो इसको रट्टा मारो, इसको रिलेशनशिप को रट्टा मारो और आगे जाएंगे, ठीक है। अब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी स्पीड डिपेंड होता है। तो दो दो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल है Cl2 दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल है N2 दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन का जो मास होगा, आपको पता है क्लोरीन का मास ज्यादा होगा, एंड देन क्लोरीन का कुछ 71 72 होता है, तो 72 इंटू 2, तो ये ज्यादा होगा, और नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 इंटू 2। तो यहाँ पे थोड़ी बातें कही है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। एट द सेम टेम्परेचर लाइटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगर सेम टेम्परेचर की बात की जाए तो लाइटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड देन हेवियर क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब सिंपल बात करते हैं, अपने क्लास में दो बच्चे, एक थोड़ा सा पतला सा है और एक बहुत जाड़ा है, ठीक है। तो जाड़ा जो बच्चा है वो कम भागेगा, मतलब उसको ज्यादा हेवी होने की वजह से भागने नहीं आएगा, और जो पतला होगा वो ज्यादा भागेगा, ठीक है। अब सेकंड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव हायर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देन द क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव हायर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देन क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दो ग्राफ किसके किसके है, तो ये ग्राफ जो है ये वाला, ये क्लोरीन का है,
और ये जो ग्राफ है वो किसका है, तो नाइट्रोजन का है। तो देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, तो कम है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्पीड कम है, यहाँ पे देखो ना जीरो है, यहाँ पे मैक्स है, तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर देन क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के क्या है, कम है देन व्हाट, क्लोरीन का स्पीड रखने वाले। ठीक है, तो द पर्टिकुलर टेम्परेचर इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल कीप ऑन चेंजिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स द सेम। मतलब अगर इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ जाएगा कि दोनों ग्राफ का एरिया सेम ही है। क्लोरीन का भी एरिया सेम है एट दैट टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन का भी एरिया सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ लेना है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे स्पीड डिपेंड होता है। ये तीन चीजें याद रखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, देन दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये एमपी यहाँ पे है, तो एवरेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये एमपी है तो ये एवरेज है, और ये आरएमएस है। ये एमपी है, ये एवरेज है, तो ये आरएमएस है। तीनों के फॉर्मूला आपको पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। आगे जाता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब देखो बिहेवियर ऑफ रियल गैस हमने तो लिख दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आइडियल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ये तो लिख दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस के बारे में, मतलब अपने CO2 के बारे में, CH4 के बारे में, H2 के बारे में, हेलियम के बारे में, मतलब जो भी अपने रियल गैसेस है। आइडियल गैस ये इक्वेशन को अच्छे से फॉलो करता है, पढ़ता है, our theoretical model of gas corresponds very well with the experimental observation। experimental observations जो भी है उस पे हम theoretical model अच्छे से चल जाता है। ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी कब आती है, तो वी ट्राई टू टेस्ट हाउ फार दिस रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, PV is equal to NRT reproduce the actual pressure volume temperature relationship ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है कि जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो रियल गैस और आइडियल गैस बहुत ही अलग बिहेव करता है। आपको रियल गैस और आइडियल के गैस के बारे में और बताऊंगा मैं। ठीक, पहले ये पढ़ लो कि वी प्लॉट पीवी वर्सेस पी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी वर्सेस पी का प्लॉट किया आपने, तो आपको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी शुड बी व्हाट, कांस्टेंट फ्रॉम योर बॉयल्स लॉ। हाँ या ना बता दो, PV should be constant, so your line should be like what, this straight line। अगर आपका गैस क्या है, आइडियल गैस है, तो PV वर्सेस P जब आपने प्लॉट किया, PV जैसे P बढ़ाओगे जैसे V एडजस्ट होगा, क्योंकि PV को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर आपने बढ़ाया वैसे वैसे क्या हो गया, PV का ग्राफ कांस्टेंट आया, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और ग्राफ कांस्टेंट आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जब आपने वैल्यूज प्लॉट किए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो कितने टेम्परेचर पे, तो 273 पे प्लॉट किए हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ गैस क्या कर रहा है, जैसे कि सपोज H2 और He की बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और हेलियम की, तो यहाँ पे उनका प्रेशर वॉल्यूम का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रह रहा नहीं, उनका उसका कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे उसको अगर आइडियल गैस से ऊपर गए तो हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, डेविएशन, और यहाँ पे हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन। अब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात है, सीओ ने पहले क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने पहले तो पीवी का उनका वैल्यू घटा और उसके बाद बढ़ रहा है, मतलब पहले निगेटिव डेविएशन और फिर पॉजिटिव डेविएशन। एच ई के बारे में ये CH4 के बारे में देखो, पहले घटा और फिर बढ़ा, और CO के बारे में पहले घटा और फिर बढ़ा। ठीक है, तो रीचेस द मिनिमम, ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है, पहले तो आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं, आइडियल गैस होता तो ग्राफ कैसे आना चाहिए था, सीधा स्ट्रेट लाइन टू व्हाट, योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन ऐसे ग्राफ आए क्या, तो रियल गैस के बारे में ऐसा ग्राफ नहीं आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या, तो वो भटक गए अपने रास्ते से। अब भटके क्यों, इसके बारे में चर्चा करें। अब पहली चीज, वो भटके क्यों, तो बिहेवियर ऑफ रियल गैस डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, इट कैन बी सीन एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी वर्सेस पी गैस फॉर रियल गैस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये तो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल बिहेवियर से एकदम सिग्निफिकेंट डेविएशन हो गया। अब आइडियल और रियल में क्या फर्क है,
तो देखो आइडियल गैस के बारे में कैसे कहा जाता है। सपोज यहाँ पे आइडियल गैस है, मैं बच्चों का एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सपोज क्लास में एक बच्चा है जो हर रोज अच्छे से आता है, ठीक है, होमवर्क करता है अच्छे से, क्लास में सब कुछ नोट्स लेता है, घर जाता है होमवर्क करता है, हर दिन रेगुलर रहता है और सब पढ़ाई करता है, तो ये बच्चा क्या हो गया, आइडियल बच्चा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात मैं करूंगा कि ऐसा आइडियल बच्चा होता है क्या, एक्चुअल में तो कोई नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल गैस इज ऑलवेज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, आइडियल गैस नेवर एग्जिस्ट इन एंटायर प्रैक्टिस, ठीक है। आइडियल गैस होता ही नहीं है, जैसे आइडियल बच्चा नहीं होता, तो बच्चे कैसे होते हैं, रियल होते हैं, रियल वाले बच्चे क्या होता है तो अलग रखते हैं, और रियल और आइडियल में फर्क समझ लेते हैं। आइडियल गैस जब भी मूव करेगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा, तो देर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो ऐसा कोलाइड होगा और नीचे चला जाएगा, मतलब क्या, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो भी है वो कंजर्व होगा। रियल में ऐसा थोड़ा कम होगा। आइडियल में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रियल में ऐसा नहीं होता। तो आइडियल और रियल में और भी बात करेंगे, लेकिन आइडियल और रियल अलग अलग होते हैं। आइडियल इज हाइपोथेटिकल, टोटली इमेजिनरी, टोटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। रियल गैस इज व्हाट वी एनकाउंटर इन डेली लाइफ, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एनकाउंटर नहीं करते रोज, लेकिन मीथेन तो करते हैं, बायोगैस होता है, H2O में लगता है, हीलियम लगता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अब दो सिग्निफिकेंट डेविएशन है। पहला टाइप का कर्व इज सीन व्हेन डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम एज प्रेशर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ पीवी आल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वैल्यू ऑफ पीवी देखो हाइड्रोजन के लिए भी इंक्रीज होते गया और हीलियम के लिए भी इंक्रीज हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन कब मिला आपको, तो निगेटिव डेविएशन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीलियम, ठीक है। तो रियल गैस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन, तो ये सब बताने का क्या मोटिव था मेरा। तो आप अगर थोड़ा सा समझ रहे हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये अच्छे से फॉलो नहीं होता। कब फॉलो नहीं होता, जब हम रियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस को आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, तो फॉलो नहीं होता, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी आता है। तो हमें ये समझ लेना है, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हो, मतलब मुझे ही नहीं समझ रहा कि आप समझ रहे हो या नहीं, अगर समझ रहे हो तो अच्छा है, ठीक है, आगे जाएंगे। आगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यहाँ पे आइडियल बिहेवियर का डेविएशन का एक और प्लॉट निकाला है मैंने, तो प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट। अब ये मैंने नहीं निकाला, ये टेक्स्ट बुक के प्लॉट है, ठीक है। तो रियल गैस का और आइडियल गैस का, अब आइडियल गैस अगर होता था तो इस वॉल्यूम पे, मतलब इस प्रेशर पे, यहाँ पे देखो ये प्रेशर पे ये वॉल्यूम उसका चाहिए था, हाँ या ना बता। लेकिन इसी प्रेशर पे उसका वॉल्यूम क्या है, तो इतना है। मतलब आप कुछ खुद ही अंदाजा नहीं लगा सकते क्या कि आइडियल जो है उसका वॉल्यूम इस प्रेशर पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आइडियल का वॉल्यूम कम है एंड रियल का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मतलब यही पे हो रहा है डेविएशन, ठीक है। और जब आप प्रेशर मिनिमम करते हो, आप इधर सपोज सपोज प्रेशर डिक्रीज किया तो जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जीरो की तरफ जब लेके जा रहे हैं तो ये डेविएशन काफी कम हो गया, देखो जीरो की तरफ, मतलब जैसे आप प्रेशर कम करोगे तो रियल का और आइडियल का वॉल्यूम क्या होने लगा, सेम होने लगा। तो ये हाइपोथेटिकल ग्राफ है, हाइपोथेटिकल ग्राफ नहीं है, रियल ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रियल गैस और आइडियल गैस में देयर इज डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आल्सो comes becomes apparent when प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट इज ड्रॉन, तो प्रेशर वॉल्यूम का जब प्लॉट आपने ड्रॉ किया तो भी आपको डेविएशन मिलता है। तो प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट of experimental data of real gas and that of theoretically calculated from the Boyle's law, that is ideal gas। अब ideal gas तो एक्सपेरिमेंट करने को नहीं मिलता हमें, तो theoretically हम Boyle's law को इक्वेशन में मॉडिफाई करके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सब चीजें theoretically हाइपोथेटिकली अज्यूम करेंगे कि आइडियलिस्टिक कंडीशन है। तो बॉयल्स लॉ से हमने आइडियल गैस का जो कर्व ड्रॉ किया वो ऐसे आता है, और रियल गैस का जब ड्रॉ करने की बात आई तो वो ऐसे आएगा। तो आइडियल गैस और रियल गैस का यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर नंबर 5.11, यही फिगर नंबर 5.11 है, shows this plot which is apparent that at very high pressure measured volume is more than the calculated volume। जब हाई प्रेशर हमने बात की तो मेजर्ड वॉल्यूम देखो, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मतलब वी आइडियल इज लेस देन मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ वी रियल।
ठीक है। तो वी सब आई मतलब आइडियल, वी रियल मतलब वी सब आर मतलब रियल। ठीक है। तो एट लो प्रेशर द मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोचेस ईच अदर। जब लो प्रेशर कर दिया तो मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। मेजर्ड मतलब रियल गैस, कैलकुलेटेड मतलब आइडियल गैस। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे जाइए। अब रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ perfectly under all conditions. Mark this words. This is what the moral of the story. Real gases is not going to follow your Boyle's law, Charles law, and Avogadro law. Now, what is the use of studying all these laws? गैस लॉ स्टडी करने का मतलब क्या है? तो गैस लॉ स्टडी करने का मतलब एकदम सिंपल है कि रियल गैसेस को हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसको? तो आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अभी के लिए ये बात, ये सेंटेंस मार्क कर लो कि रियल गैस डू नॉट फॉलो व्हाट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ परफेक्टली फॉलो नहीं करते अंडर ऑल कंडीशंस। ऑल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर की सब कंडीशन, प्रेशर की सब कंडीशन, तो फॉलो नहीं करते। दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, आपके माइंड में आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे हैं और अपने सीबीएसई एनसीईआरटी के माइंड में आ रहे हैं। व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? गैस डेविएट ही क्यों होता है आइडियल बिहेवियर से? तो उसने तो आइडियल बच्चा होना था, लेकिन वो रियल बच्चा है, तो वो आइडियल क्यों नहीं बन सका? मतलब क्यों वो रियल है, वो आइडियल क्यों नहीं है? वो टाइम से क्यों नहीं आता? वो टाइम से होमवर्क क्यों नहीं करता? कुछ भी है, तो ये क्यों है? और सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस क्या है जिसमें गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी? ऐसे कंडीशंस क्या है जिसमें आइडियल आइडियल नेचर से गैस डेविएट कर रहा है? तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये अगले स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है। टू पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी के दो पोस्टुलेट्स है। तो केटीजी का पहला पोस्टुलेट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल के गैस में मतलब मॉलिक्यूल के गैस नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स में, मतलब कंटेनर है, खुद को कंटेनर दो और उसमें गैस भरो, और मैं क्या बात कर रहा हूँ उसको समझो। उसको समझने के बाद आपको समझेगा कि केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। तो थ्योरी में ऐसे बताया कि इन गैस मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो अट्रैक्शन। अब इफ इट इज सो, तो ट्राई टू लिक्विफाई दिस गैस। अरे लिक्विफाई कब होगा ये गैस? जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब चिपकेंगे, और चिपकने के बाद डायरेक्ट क्या कर देंगे, लिक्विड फॉर्म करेंगे, तब वो लिक्विफाई होगा। तब यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी जरूरत है हमें। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं दोनों में, तो दैट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मैं बोल रहा हूँ कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पोस्टुलेट है वो फेल जाता है। किसके बारे में? तो रियल गैस के बारे में। तो रियल गैस डू हैव सम अट्रैक्शन, मेरी मानो। इसमें थोड़ा सा थियरी है, मतलब मैंने सब पढ़ा है, लेकिन के लिए इतना मान लो, आइडियल गैस में कुछ भी एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं रहता, देयर इज नो अट्रैक्शन। लेकिन रियल गैस में देयर एग्जिस्ट सम अट्रैक्शन, निग्लिजिबल है या कुछ है, तो सम अट्रैक्शन रहता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। पहले तो प्रेशर का पॉइंट लेते हैं पहले। हाँ, प्रेशर का पॉइंट, ये अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अब यहाँ पे देखो, गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो सपोज आइडियल गैस यहाँ पे रखा है इस कंटेनर में, आइडियल गैस, और वो बोल रहा है आइडियल, वो बोल रहा है देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे रियल रखता है, रियल है यहाँ पे सपोज, और रियल में देयर इज सम अट्रैक्शन। तो कैन यू टेल कि आइडियल में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी अट्रैक्शन नहीं, रियल में है। तो कैन यू टेल कि आइडियल गैस जिस स्पीड से इधर जाएगा इस मॉलिक्यूल को कोलाइड करने, उसी स्पीड से इधर जाएगा, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर पे। ठीक है। तो प्रेशर की बात बताओ मुझे, प्रेशर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस और प्रेशर ऑफ रियल गैस, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है। तो प्रेशर कौन ज्यादा एग्जर्ट करेगा? अब रियल गैस में मैंने बोला थोड़ा सा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये रियल गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज विल ट्राई टू स्टे इन दिस स्पेस, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, तो वो वॉल की तरफ कम जाएंगे देन दिस। अब इतना भी आसान नहीं है, वॉल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कम जाएंगे, क्योंकि वो वॉल की तरफ टकराने का छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही अट्रैक्टेड ज्यादा है। यहाँ पे तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए धड़ाम 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 टकराएंगे किससे? वॉल से।
तो मुझे इतना बताओ, प्रेशर आइडियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर रियल। रियल गैस ने एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है देन आइडियल गैस। तो ये हुआ आपका पहला पोस्टुलेट केटीजी का। अब पोस्टुलेट गलत है क्या? नहीं, पोस्टुलेट एकदम सही है, लेकिन डेविएशन मिल रहा है तो हम कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, तो एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट है कि आइडियल गैस ने जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, सपोज ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो अगर मैंने ये सब गैस मॉलिक्यूल को हाइपोथेटिकली इकट्ठा कर लिया और इस जगह पे रख दिया, इस जगह पे छोटी सी जगह पे, तो ये जगह जो वो ऑक्यूपाई करेंगे इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज निग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। आप अगर केटीजी अच्छे से ऑथर से पढ़ोगे तो केटीजी में तो ऐसे अज्यूम किया है, तो गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैव जीरो वॉल्यूम, तो दैट इज हाइपोथेटिकल, जीरो वॉल्यूम होता है। लेकिन हम तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, निग्लिजिबली स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन रियल की बात करो, ये आइडियल था, और रियल की बात करो, तो रियल गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आपने इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, तो दिस वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस मॉलिक्यूल, इकट्ठा कर दिया मतलब सबको बुलाया ऐसे, इधर घुसो और यहाँ पे घुसा दिया, और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, क्या ये निग्लेक्ट कर सकते हैं हम कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से? तो बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको सिंपल समझ लेना है, वी सब आई मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज ऑलवेज लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर समझ गए, प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में, प्रेशर exerted by ideal gas is always greater than pressure exerted by real gas, and volume exerted by the real gas, volume exerted नहीं, volume occupied by the real gas is always greater than volume occupied by the ideal gas। अब ये अगर समझ गए तो यहाँ पे फिर से मैंने वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव करने का ट्राई किया है। प्रेशर exerted by a gas is lower than pressure exerted by the ideal gas। प्रेशर exerted by रियल गैस, अपना गैस, खुद का गैस, तो हमेशा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस इज लोअर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। अगर आपको रियल गैस को आइडियल गैस को अप्लाई, रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस का प्रेशर मानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू, देखो प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर रियल प्लस समथिंग। आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रेशर रियल कम है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाने से ही क्या बनेगा, प्रेशर आइडियल बनेगा। तो ये जो टर्म है समथिंग वाली, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि रियल का प्रेशर कम था, रियल के प्रेशर में हमें कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा टू फॉर्म द आइडियल प्रेशर, क्योंकि आइडियल का प्रेशर एक्सर्टेड ज्यादा रहता है। अगर आपको थिंग्स वर्क करना है, मतलब क्या, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करना है रियल गैसेस को, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको तो कुछ नहीं करना, वेंडर वॉल ने करके रखा है, आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, अब देखो, वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस अज्यूम टू हैव जीरो वॉल्यूम, मैंने पहले ही बता दिया था, अज्यूम टू हैव जीरो वॉल्यूम। एक्चुअली जीरो वॉल्यूम होता नहीं है किसी गैस का, आप मान भी नहीं सकते जीरो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ही नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देम इन द मोशन इज ऑलवेज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो उनका खुद का वॉल्यूम जीरो है, तो उसको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में मोशन करते वक्त, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में मोशन करते वक्त पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम मिलेगा। सही है कि नहीं? लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस हैव स्मॉल बट मेजरेबल वॉल्यूम, तो उसको उतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा जितना कंटेनर में अवेलेबल है, क्योंकि उसका खुद का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त देखो, यहाँ पे अगर जीरो वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो अवेलेबल कितना है, इतना है। लेकिन यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, तो अवेलेबल कितना है, इतना छोड़ के इतना है, मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आई होप ये क्या लेक्चर हो रहा है मुझे नहीं पता, एक्टिव में होते थे तो मजा आती थी, लेकिन अभी जो है वो समझ लो, और दूसरों को भी बताओ जिसको केटीजी फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं समझा। देखो, V मतलब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन बता दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर, ये कहाँ पे समझा था, तो इस इक्वेशन पे भी समझा था आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा था। आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर आपको आइडियल को अप्लाई करना है रियल को, आइडियल को अप्लाई करना रियल को, मतलब रियल का वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन में भरना है, तो रियल के वॉल्यूम में से
कुछ ना कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समथिंग। ठीक है, ये समथिंग समथिंग क्या है सर? तो ये अप्लाई करने के लिए आपको समझना है कि वी आइडियल इज इक्वल टू वी रियल माइनस समथिंग। तो वी रियल में से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वो वॉल्यूम आइडियल बनेगा। देखो वेंडर वॉल ने वो आपके लिए करके रखा है, उसके लिए उसको थैंक यू बोलो। उसने क्या किया, ये समथिंग वाला फैक्टर लिया। तो देखो ये प्रेशर आइडियल है, इसमें सॉरी ये प्रेशर रियल है, सॉरी ये प्रेशर रियल है। रियल में उसने क्या किया, अब ऐड कर दिया समथिंग। और ये जो है यहाँ पे बी माइनस एन वी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो प्रेशर रियल, ये याद मत रखो, उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। प्लस ए वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका समथिंग का फैक्टर जो आपको प्रेशर रियल में मिलाना था। तो ये हो गया आपका प्रेशर वाला पार्ट। ठीक है, आपका एक्चुअल पार्ट क्या था, पीवी पी आई, पी सब आई वी सब आई इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसा पार्ट था ना, वही पार्ट चल रहा है। लेकिन पी आई की जगह आपने क्या लिखा, पी आर प्लस समथिंग, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस प्लस समथिंग इनटू प्रेशर एक्सर्टेड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे करेंगे। ठीक है, V माइनस एन बी, तो आपको समझ रहा है एन यहाँ पे ले लिया तो V माइनस एन बी। और ये है आपका समथिंग वाला फैक्टर जो यहाँ पे रियल में ऐड किया था, वॉल्यूम से सब्सट्रैक्ट, रियल के वॉल्यूम से सब्सट्रैक्ट किया था, इज इक्वल टू आर टी। अब ये हो गया आपका वैंडर वाल्स इक्वेशन जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, जिसको आपको लर्न करना है। अब वैंडर वाल इक्वेशन में इतने चेंजेस क्यों किए, तो गैस आइडियल नहीं होता इसलिए चेंजेस किए। तो आप कैसे भी समझ लो, P मतलब प्रेशर, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, V मतलब वॉल्यूम इन लीटर, T मतलब टेम्परेचर, और A एंड B क्या है, तो कांस्टेंट है। किसके कांस्टेंट है, तो वेंडर वॉल के कांस्टेंट है। वेंडर वॉल ने ये कांस्टेंट दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो आपने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा वो अच्छे से टेक्स्ट बुक में भी पढ़ो। आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। ठीक है, ये वीडियो में मैं कमेंट ऑन रखूंगा, तो आप कमेंट करो, मैं बता देगा। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।